नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम भारतीय भूगोल के बारे में बता रहे थे, तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और बारी-बारी करके और जैसा कि मैंने भूगोल बताया, अब लेकिन डेली की क्लासेस कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स की भी लेकर के आऊं। तो उसी क्रम में हमें बताना ये है, करंट अफेयर्स जरूर पढ़िएगा, ठीक है। वेटेज ज्यादा है, 20 से 25 प्रश्न जरूर आते हैं। हाँ, और जो छात्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष बात तो यही कहूंगा कि कंटिन्यूटी बनाए रहो, प्रैक्टिस। परीक्षा नजदीक है, जुलाई लास्ट या अगस्त स्टार्टिंग में परीक्षा कंडक्ट होगी, तो तारतम्य टूटने ना पाए, ठीक है। प्रैक्टिस डेली करिए और उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा स्पेशल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी भी कस के पढ़िए। हिंदी और मैथ्स रीजनिंग में जो जमा ले जाएगा वो पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ठीक है। पद 60,244 है। समय का मिसयूज बिल्कुल मत करें, ठीक है। अच्छा, हम करंट अफेयर्स की ओर देखते हैं। तो करंट में हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक हमारे मछली है, एक डॉल्फिन मछली। कौन सी? गंगा डॉल्फिन, है ना, जिसे कहते हैं प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। जिसका वैज्ञानिक नाम है, वो क्या नाम है इसका? प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। इसे नोट कर ले। एक डॉल्फिन है, मछली है। इसके संरक्षण के लिए एक तमाम सारे देशों ने मिलकर के, मतलब साउथ अमेरिका के देश और एशिया महाद्वीप के देश, साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश और एशिया महाद्वीप के देशों ने मिल करके एक सम्मेलन किया, जिसमें कि इस गंगा डॉल्फिन मछली, जो डॉल्फिन मछली है, जो जलीय डॉल्फिन मछली है, इसको बचाने के संबंध में वार्ता हुई, ठीक है। तो जिसे हम देखते हैं, इसमें कुल मिलाकर के 11 देशों ने भाग लिया। साउथ अमेरिका कंट्रीज के देश थे और एशिया महाद्वीप के कुछ देश थे। तो जो डॉल्फिन कौन कौन से नदी तंत्र में बहती है? पहले तो ये डॉल्फिन कौन कौन से नदी तंत्र में बहती है? तो डॉल्फिन जो है अमेजन नदी तंत्र में, गंगा नदी तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र में, यहाँ डॉल्फिन इस नदी तंत्र में पाई जाती है, ठीक है। और कई सारी ऐसी डॉल्फिन है जो समापन की ओर, जैसे बैजी प्रजाति की जो डॉल्फिन थी, बैजी, यहाँ बैजी लिख लीजिए, बैजी प्रजाति की डॉल्फिन ये तो समापन की ओर जा चुकी है, ठीक है। तो बहुत कम देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे भारत का जो जलीय जीव क्या है? भारत का जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन ही तो है। तो इसे क्या कहते हैं? डॉल्फिन गंगेटिका प्लेटेनिस्टा। इसे हिंदी में चाहे लिख लें, इसे प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, ठीक है। और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्लेटेनिस्टा, ऐसे प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गौर करिएगा। तो जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 तक जो है तो कवर करने का प्रोग्राम है। और कौन से नदी तंत्र में पाई जाती है सिंधु मछलियां? अमेजन नदी तंत्र में, गंगा नदी तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र में, इरावती नदी तंत्र में, यांगत्से कियांग, ये अमेरिका की, ये चीन की नदी है। बहुत चौड़ी नदी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जल लेने वाली नदी है एशिया में, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगत्से कियांग, ठीक है। चाइना की इरावती नदी जो है मुख्यतया म्यांमार में, इरावती म्यांमार की महत्वपूर्ण नदी, मुख्य नदी है, ठीक है, इरावती नदी, ठीक है। अमेजन नदी पता ही है, गंगा, सिंधु, इरावती, यांगत्से कियांग, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से देश ने मिलकर के ये योजना बनाई? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, इंडिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, वेनेजुएला और पेरू, ठीक है। इन देशों ने मिलकर के यह योजना बनाई। और योजना हुई कहां? ये योजना कहां पर संपन्न हुई? कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में, साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। और अच्छा, यह सम्मेलन संपन्न हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो डॉल्फिन मछलियां हैं, इनके संरक्षण हेतु इसका उद्देश्य ये है, ठीक है। इनके संरक्षण हेतु इन नदी तंत्रों में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बोलीविया की लापाज, ब्राजील की क्या है? ब्राजीलिया, शायद आप लोग देख लीजिएगा। कंबोडिया की नोम पेन है। इंडिया की न्यू दिल्ली, इक्वाडोर की आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेपाल की काठमांडू है।
पेरू की राजधानी लीमा है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। ठीक है, राजधानी जरूर, ठीक है, 1 से 2 एक राजधानी जरूर पूछ ली जाती है वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो इसे कवर करिएगा। यहां लिख देते हैं क्या, ढाका जैसे लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में ही लिखा, बोलीविया की लापाज। ठीक है, ब्राजील की ब्राजीलिया ही है, बैजी को इरेज किए दे रहे हैं, ब्राजीलिया हो गया है। और कंबोडिया की नोम पेन हो गया, नोम पेन। इंडिया की न्यू दिल्ली हो गया, एनडी लिखे दे रहे हैं, एन से न्यू, डी से दिल्ली। ठीक है, इक्वाडोर की पता कर लीजिएगा, नेपाल की काठमांडू हो जाएगी, काठमांडू पता ही होगा। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो जाएगा ना, इस्लामाबाद हो जाएगा। और वेनेजुएला की कराकस हो जाएगी और पेरू की लीमा हो जाएगी। ठीक है, ये राजधानी हो जाएगी ना। तो इन कंट्रीज ने मिलकर के क्या किया है कि यह इस सम्मेलन को संपन्न कराया है बोगोटा में। इनका उद्देश्य क्या बता दिया है मैंने। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज टाइम्स पत्रिका है। टाइम्स पत्रिका हर वर्ष जो है अपने अवार्ड देती है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जैसे है। तो वर्ष 2023 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? वर्ष 2023 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टेलर स्विफ्ट को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। यहां लिख लीजिए, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 2023 2023 का टाइम्स पर्सन ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया ऑफ द ईयर? टेलर स्विफ्ट को। किसको? टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, और ये दोबारा प्राप्त, ये जो है टेलर स्विफ्ट जो है यह अवार्ड प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरे मतलब कि दोबारा इनको मिला है। एक बार पहले भी 2017 में, एक बार पहले 2017 में इनको यह अवार्ड मिल चुका है। एक संस्था थी, उस संस्था का क्या नाम था? एक संस्था थी, उस संस्था का क्या नाम था? संस्था का नाम था साइलेंट ब्रेकर्स। क्या? एक संस्था थी 2017 में, उसका नाम था साइलेंट ब्रेकर्स। इस संस्था को और फिर साथ में इनको भी, किसे? टेलर स्विफ्ट को, साथ में टेलर स्विफ्ट को भी यह अवार्ड 2017 में मिला था। ठीक है, और तब यह संस्था जो है, जो दुर्व्यापार होता है, जो दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, उत्पीड़न, ठीक है, तो उसके लिए इन्हें मिला था। ठीक है, उत्पीड़न मतलब जैसे यौन उत्पीड़न। ठीक है, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्हें साइलेंट ब्रेकर संस्था और टेलर स्विफ्ट को, इन दोनों को यह अवार्ड 2017 में दिया गया था। ठीक है, अच्छा, यह अवार्ड जो है तो ठीक है, अब टाइम्स पत्रिका के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर, यहां नोट की दे रहे हैं, आप लोग गौर करिए, इसे इरेज किया जाए क्या? ये है एथलीट ऑफ द ईयर। टाइम्स पत्रिका के द्वारा ही एथलीट ऑफ द ईयर किसे बताया गया? फुटबॉलर है लियोनल मेसी। क्या? लियोनल, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, लियोनल मेसी को। ठीक है, फुटबॉलर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब एक ये हो गया। ठीक है, इरेज की देना, एक मिनट, इरेज की दे रहे हैं इसे। और जो है आप लोग गौर करिएगा। ठीक है, गौर ये करिएगा कि टेलर स्विफ्ट को दिया गया 2023 में, यही अवार्ड 2017 में भी इनको मिला था, साइलेंट ब्रेकर संस्था थी, उसे भी मिला था। ठीक है, और जो है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ठीक है, एलेक्स निवेल इसी संस्था द्वारा, एलेक्स निवेल को ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023, ये अवार्ड भी इन्हीं के द्वारा मिला है। एलेक्स निवेल को ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड टाइम्स पत्रिका के द्वारा ही, ठीक है ना, टाइम्स के द्वारा ही ये अवार्ड मिला। 3 अवार्ड हम जान गए कौन कौन से?
एक बेस्ट पर्सन ऑफ द टाइम, पर्सन ऑफ द ईयर पहला हो गया, दूसरा एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी हो गया, तीसरा ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023, ठीक है, ये हो गया, सही है। अब हम देखते हैं कि एक, अच्छा ये हो गया, सही है। एक क्यूएस, एक जो है क्यूएस एशियन रैंकिंग अवार्ड एक मिला है, क्यूएस रैंक, ये क्यूएस एशियन रैंकिंग अवार्ड, ये है ना। तो क्यूएस एशियन रैंकिंग अवार्ड, ठीक है। तो एशिया की जितनी शीर्ष यूनिवर्सिटीज हैं, एशियन यूनिवर्सिटीज, एक मिनट, एशियन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, एक रैंकिंग जारी की गई है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं एशिया में, उनको एक, उनमें जैसे 856 टोटल जो 856 यूनिवर्सिटीज थी एशिया के अंतर्गत, जिनमें कि पहला स्थान किसे दिया गया है, इनमें पहला स्थान जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की है, दूसरा हांगकांग यूनिवर्सिटी कहाँ की, हांगकांग की पता ही है, तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये तीन टॉप 3 ये हैं, कौन सी, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, हांगकांग यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। ऐसे 11 मापदंड हैं, 11 मानक हैं, इनके आधार पे जो है क्यूएस एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। और पहला स्थान भारत में अगर बात की जाए, वर्ल्ड में 42वीं रैंक है आईआईटी, एक ये हो गया, और एक 46वां स्थान है, और एक जो है 53वां स्थान है। तो आईआईटी दिल्ली जो है सेकंड रैंक पे है, मतलब 46वें स्थान पे, 46 रैंक पे, लेकिन भारत में द्वितीय, पहला दूसरा तीसरा मान लीजिए भारत में आईआईटी दिल्ली हो गया, और 53वां स्थान है किसका, आईआईटी मद्रास का, ठीक है, तो नोट करिएगा, जो है 46 रैंक किसकी है, दिल्ली की है, अच्छा ठीक है, और 46 रैंक दिल्ली की है, ठीक है, और फिर उसके पहले कौन सी है, आईआईटी बॉम्बे, क्या, आईआईटी बॉम्बे, ये आईआईटी बॉम्बे 42वां स्थान है, आईआईटी दिल्ली का 46वां स्थान है, और 53वां स्थान है किसका, आईआईटी मद्रास का, 53वां स्थान है, ठीक है। लेकिन भारत में कहा जाए पहला स्थान कौन सी यूनिवर्सिटी का है, आईआईटी बॉम्बे, दूसरा है आईआईटी दिल्ली, तीसरा है आईआईटी मद्रास, ठीक है, ठीक है, आईआईटी मद्रास ये हो गया, ठीक, अच्छी बात है। अब हमें देखना है कि ये तो ठीक है, हो गया, सही है। अब हमें देखना है कि, अच्छा आप लोग ये बताइए कि जैसे हम बात करते हैं, ये तो इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें 856 यूनिवर्सिटीज थी, कितनी टोटल यूनिवर्सिटीज थी, 856 यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें कि भारत की 148 यूनिवर्सिटीज जो हैं, जिसमें कि भारत की 148 यूनिवर्सिटीज को लिया गया है, जिनमें कि भारत की प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से है, कौन सी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, ठीक है। पहला स्थान आईआईटी बॉम्बे, दूसरा आईआईटी दिल्ली, तीसरा आईआईटी मद्रास, ये भारत में है, जबकि विश्व में 42वां स्थान है, आईआईटी दिल्ली का 46वां स्थान है, और आईआईटी मद्रास का 53वां स्थान है, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, हाँ ये हम बताना चाह रहे थे कि आप लोग ये बताइए कि जैसे इरेज कीजिए थोड़ा सा, इतना नोट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर नोट करते, जितना बता रहा हूं उतना नोट करते रहिए, ठीक है। साइलेंट ब्रेकर के बारे में बताया ही है, एक संस्था थी 2017 में से अवार्ड मिला था, जिसके साथ में टेलर स्विफ्ट को भी मिला था, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें ये देखना है, ये आप लोग से पूछना चाह रहा था मैं कि जो ये बताइए कि एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली पहला व्यक्ति कौन था, ये पूछ रहा हूं कि एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन भी लेकर के चलते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उठा के रख दिए जाते हैं। तो एवरेस्ट पर फतह करने वाला जुंको तेबेई, कौन,
जुंको ताबेई कहीं लिखा रहता है और कहीं तेबई लिखा रहता है, ठीक है। ये जापानी महिला थी, जापान की थी, ठीक है, महिला थी। ये सबसे पहले एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली महिला थी, ठीक है। और एवरेस्ट ही नहीं, एवरेस्ट ही नहीं, पूरे विश्व की संपूर्ण सातों महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां हैं, उन चोटियों पे फतह हासिल करने वाली पहली महिला थी। कौन? जुंको ताबेई, ठीक है। जुंको ताबेई जापान की थी। अच्छा, महाद्वीप है जैसे कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बताइए? एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। अच्छा ठीक है, तो सर आता है, पढ़ाया सर आपने हिमालय के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने पूछ लिया कि नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की बताइए, तब इसे लिख दीजिए डेनाली या माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ऐसे लिख दीजिए। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, डेनाली। साउथ अमेरिका सबसे, अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझते रहिए। साउथ अमेरिका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ, एकांकागुआ, ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा सर, ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया, साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया। सर अफ्रीका की, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, क्या? किलिमंजारो, किलिमंजारो हो जाएगा, किलिमंजारो, ठीक है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 हो गई। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सर? यूरोप की माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है सर। अच्छा है, 1 2 3 4 5, 5 महाद्वीप हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया यहां लिखे दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट कोसियोस्को, माउंट कोसियोस्को, कोसियोस्को, माउंट कोसियोस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका, माउंट, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन, क्या? माउंट विंसन, है ना। तो आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रुस। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो। साउथ अमेरिका की एकांकागुआ। नॉर्थ अमेरिका की डेनाली या माउंट मैकिनले। एशिया की माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियोस्को है और अंटार्कटिका की माउंट विंसन। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां जो है मैंने लिख दिया है। अब आपको बताना है कि कौन सी भारतीय महिला थी, कौन सी भारतीय महिला थी जो सातों चोटियों पे फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? सातों चोटियों पे, सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं उन पे फतह करने वाली पहली महिला, जो पहला व्यक्ति कौन है, बताएं बताएं। तो प्रेमलता अग्रवाल। कौन? प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। प्रेमलता अग्रवाल सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला या पहले व्यक्ति है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाला पहला विकलांग व्यक्ति कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाला पहला विकलांग व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा। कौन? अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली विकलांग भारतीय, ठीक है। ये सही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली विकलांग भारतीय, तो ऑप्शन में था प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन में था बछेंद्री पाल, ऑप्शन में था जुंको ताबेई और ऑप्शन में था अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा जब तक नहीं पता होगा आप नहीं टिक कर पाएंगे, ठीक है। अगर कहा जाए सातों महाद्वीपों पर फतह करने वाली पहली महिला, प्रेमलता अग्रवाल। कहा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो बछेंद्री पाल। कौन? सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल, ठीक है। और जुंको ताबेई का इनका 2016 में निधन हो गया था, ठीक है। बछेंद्री पाल, ठीक, इतना कवर करिएगा आप लोग।
ठीक है सर, अच्छी बात है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा कि एक शहर है, इसे इरेज की दे रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हमें पता है कि 1981 में जब कोल्ड वार हुआ था, ठीक है, 1991 में जब यूएसएसआर और अमेरिका का कोल्ड वार हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि दो गुट बन गए थे। उसमें दो गुट बन गए थे। एक गुट में नाटो सैन्य संगठन था, ठीक है, दो सैन्य संगठन बन गए थे। एक जो है नाटो बन गया था और दूसरा बन गया था, नाटो के बाद एक और बन गया था, उसका मुख्यालय था। दो गुट बन गए थे। एक गुट का नाम था क्या, एक गुट का नाम था नाटो और दूसरा का नाम था वारसा पैक्ट, ठीक है, वारसा। तो 1991 में क्या हुआ कि दो जब गुट बन गए, तो यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, पहले रसिया यूएसएसआर कहलाता था, ठीक है, तो जब उसका तमाम सारे देशों में समाहित थे, एशिया तक कवर किए हुए था यूएसएसआर में, तो जब उसका विघटन हुआ तो यूएसएसआर भी उसने समाप्त कर दिया, ठीक है, यूएसएसआर भी समाप्त हो गया। लेकिन नाटो जिंदा रहा, नाटो चलता रहा। और यही कारण है अभी आप जो देखते हैं कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ है वह नाटो ही है, ठीक है, नाटो ही मुख्य जड़ था। तो अच्छा, तो क्या हुआ कि अब एक संधि हुई थी, जिसे संधि का नाम है ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सिंग यूरोप, आर्म्ड फोर्सिंग यूरोप, CFE। एक CFE संगठन बना था, ठीक है। CFE संगठन का मतलब क्या होता है कि जो पारंपरिक हथियार और उपकरण हैं, इनको बनाए जाने पे कुछ सीमाएं, इस संधि के तहत क्या हुआ था, इस संधि में नाटो भी शामिल था और रसिया भी शामिल था, यूरोप। तो इस संधि के तहत यह शर्त रखी गई कि हम मनमाने ढंग से अपने यहाँ जो है लड़ाकू विमान, युद्धक टैंक, बख्तरबंद टैंक, हवाई जेट, फाइटर जेट मनमाने ढंग से नहीं बनाएंगे, असीमित ढंग से। उनकी कुछ सीमाएं होंगी, ठीक है, उनकी कुछ हदें होंगी, ठीक है। तो ये जो है उस समय ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सिंग यूरोप, इस संधि के द्वारा इस पर यह अंकुश लगाया गया। क्या अंकुश लगाया गया? सशस्त्र बलों में पारंपरिक हथियार जो है और उपकरणों को उनको सीमित किया गया, ठीक है, कि आप हद से ज्यादा हथियार उपकरण नहीं बनाएंगे, ठीक है, उनकी कुछ सीमाएं होंगी। तो अब क्या हुआ है कि अब ये हुआ है कि जब यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो रूस ने क्या कहा, रूस इस संधि से हट गया, इस संधि से बाहर हो गया, ठीक है। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि हाल ही में CFE संधि जो कि नाटो और रूस के द्वारा हुई थी, उस संधि से नाटो और यूरोप के सदस्य देशों द्वारा हुई थी, उस संधि से रूस ने खुद को हटा लिया है। या फिर ऐसा कौन सा देश है जिसने खुद को वहां से हटा दिया है, अपने आप को बाहर कर दिया है? तो वह देश है यूरोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और पिछली बार इससे प्रश्न आया भी था ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सिंग यूरोप से, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा कवर करिएगा, कौन से देश ने हटा लिया अपने आप को? तो CFE एक संगठन है, इस संगठन से रसिया अपने आप को हटा लिया है, ठीक है, सही है। और अब ये बताना है कि अच्छा, ये तो सही है, हो गया। अब ये बताना है कि जैसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने एक संगठन है, UCCN कर सकते हैं, UCCN, यह एक संगठन है यूनेस्को के द्वारा बनाया हुआ। तो इस संगठन के अंतर्गत क्या हुआ है कि वर्तमान में 2023 में 55 शहरों को जो है इस सिटीज के अंतर्गत, इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया गया, 55 शहरों को, जिसमें भारत के 2 शहर हैं। कौन कौन से? भारत के 2 शहर है, पहला ग्वालियर
ग्वालियर, दूसरा, पहला ग्वालियर हो जाएगा सर, दूसरा कोझिकोड केरल, ग्वालियर एमपी में है, कोझिकोड, कोझिकोड कहां पर है? केरल में। कहां? केरल में सर, अच्छी बात है, ये चलिए सही हो गया। अच्छा, तो 55 ऐसे विश्व में कुल मिलाकर के 55 शहरों को इस बार लिया गया है, ठीक है, जिनमें कि भारत के 2 शहर हैं, एमपी में ग्वालियर और कोझिकोड। अच्छा, ग्वालियर जो है संगीत के लिए लिया गया, ठीक है। कुछ मानक होते हैं, मानक ये संगीत में या तो उस शहर की विशेषता हो, या तो उस शहर की विशेषता जो है कला में हो, शिल्प में हो, या फिर जो है फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो, या तो साहित्य में हो, संगीत में हो, है ना, या फिर जो है पाक कला हो, पाक मतलब पकवान वहां के, ठीक है, जैसे हैदराबाद इसमें शामिल है, ठीक है, या तो जो है सिलाई बुनाई, एक शहर की विशेषता अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें 7 पैमाने हैं जिनके आधार पे जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को लिया गया है, जो ये निर्धारित करता है कि कौन कौन से शहरों को लेना है। तो ग्वालियर जो है संगीत के लिए, और कोझिकोड जो है ये साहित्य के लिए, कोझिकोड जो है साहित्य के लिए लिया गया है, ठीक है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि वास्को डी गामा जब आया था सबसे पहले कोझिकोड केरल में आया था ना, वहीं से व्यापार करता था ये, मतलब आना जाना इसका यहीं से होता था। तो कोझिकोड कहाँ है? केरल में है, कालीकट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ उतरा था? कालीकट में, है ना, 1498 में वास्को डी गामा किस रास्ते से आया था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। केप किसे कहते हैं? जो छोर होता है, छोर को हम क्या कहते हैं? केप। से भारत का जो दक्षिणी छोर है उसे हम केप कमोरिन बोलते हैं, केप कमोरिन, कोमोरिन, केप कोमोरिन मतलब अंतिम छोर, कन्याकुमारी का अंतिम, भारत का अंतिम छोर केप कोमोरिन। उसी प्रकार से अफ्रीका का जो अंतिम छोर है वो केप ऑफ गुड होप है, ठीक है। हाँ, तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। कहाँ था? कहाँ का था? पुर्तगाली था। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। अच्छा, और पहली बार कब आया था? 1498, ठीक है। और स्वागत किसने किया था उसका? राजा जमोरिन ने। किसने? राजा जमोरिन ने, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन है और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये हो गया। तो 55 शहर ऐसे हैं जिनको जो है इसमें शामिल किया गया है। तो रचनात्मक शहरों के सृजन के लिए, रचनात्मक मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ कला होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि वो क्षेत्र जो है वो शहर किसी एक के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए, चाहे साहित्य के लिए, चाहे संगीत के लिए, चाहे पाक कला के लिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, है ना। तो कुल मिलाकर के भारत के 8 शहर ऐसे हो गए हैं जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है। एक शहर इसमें बनारस भी है, एक शहर इसमें बनारस भी है, हैदराबाद भी है ना। 2 तो ये बता ही दिए, 4 हो गए, 2 बता दिए, 4 हो गए हैं। और क्या इसमें? बनारस हो गया, और कोझिकोड हो गया, ठीक है, ग्वालियर हो गया, वेरी गुड। फिर चेन्नई भी लिख लीजिए उसमें, चेन्नई, मुंबई रख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुंबई फेमस है ना। मुंबई, चेन्नई, बनारस, हैदराबाद हो गया, श्रीनगर भी हो गया, और श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, बनारस, हैदराबाद, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए। अच्छा, एक और है, उसका नाम है जयपुर। क्या? जयपुर। जयपुर को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है, जयपुर को इसमें शामिल किया। श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, बनारस, हैदराबाद, जयपुर, ऐसे और 2 शहर ही, कुल मिलाकर के 8 शहर हैं जिनको इनमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर टोटल इस संगठन के अंतर्गत, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत 350 कुल सदस्य, कुल शहर हैं। कुल शहरों की संख्या कितनी है? यूसीसीएन में 350 शहर हैं ऐसे जो इसमें शामिल है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि पेन पिंटर अवार्ड, पेन पिंटर एक अवार्ड होता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। पेन पिंटर अवार्ड नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संभावना पूरी है, ठीक है। पेन पिंटर अवार्ड ये ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। जो लोग मानवाधिकारों के प्रति और साहित्य के प्रति अच्छी रुचि रखते हैं, ठीक है, मानवाधिकारों के प्रति और साहित्य के प्रति लगाव रखने वालों के लिए दिया जाता है ये पेन पिंटर अवार्ड। पेन पिंटर, पिंटर है, पा लिखा है, ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है?
बताना है आपको। पेन पिंटर अवार्ड किसे दिया गया? माइकल रोमन को। किसे? माइकल रोमन को दिया गया। ये ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश के ही हैं, इन्हें दिया गया है ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा। लाइब्रेरी। ठीक है, ये हो गया। वेरी गुड सर। अब हमें देखना ये है, आपको ये बताना है कि पेन पिंटर अवार्ड माइकल रोमन को, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? मैंने कल बताया भी था। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे? सूडान में फंसे लोगों को निकालने के लिए जो है भारतीय सेना वहां गई थी। उस ऑपरेशन को क्या कहा गया? ऑपरेशन कावेरी। इजराइल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इजराइल में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, ठीक है। और मैं क्या बताया? सूडान, दक्षिणी सूडान में फंसे हुए लोगों को, दक्षिणी सूडान में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कौन से ऑपरेशन को चलाया गया था? कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन गंगा कहां चलाया गया था बताइए? ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए, यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। इन्हें भी पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन, ठीक है। और डोनबास कोयला क्षेत्र जो होता है, कोयले के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है उत्पादन करने वाला ये यूक्रेन में ही है, डोनबास जो है, डोनबास कोयला क्षेत्र कई बार पूछा गया। डोनबास कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो यूक्रेन में, ठीक है। ये कोयला क्षेत्र है, यहां से कोयला का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है। अच्छी बात है, ये कवर हो गया। वेरी गुड। अब हमें बताना है कि भारत का जो है, जैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को। किसे? रुचिरा कंबोज को, है ना, रुचिरा कंबोज को। और विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आप क्या जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि हेतु नियुक्त चुना गया है, ठीक है। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि इतना हो गया, ठीक है। जो यूसीसीएन है इसकी स्टार्टिंग हुई 2004 में, यूनेस्को और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2004 में हुई थी। वेरी गुड है सर। अब आगे हम जो है शेष भाग है, डेली 4 से 5, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जितना मैं बता रहा हूं उतना कवर करते चलिए। 30 दिन में 300-400 प्रश्न हो जाएगा। 1 महीने पढ़ेंगे तो अगर एक दिन की हम बात करें, अगर एक दिन में मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन कवर करते हैं तो कोशिश करिए कि 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 600 प्रश्न हो जाएंगे। और 600 प्रश्न जब आप पढ़ लेंगे, छटे हुए प्रश्न, तो खुद ही लगने लगेगा कि हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कवर करते रहिए, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ते रहिए। और हाँ, भूगोल भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और शेष जो है कल बताया जाएगा आप लोग को। भूगोल में आगे बढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में बता रहे थे, तो उसे हम कवर करेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।